दूर दर। एक छोटी बच्ची परेशान होकर अपने ओपा से पूछती है, ओपा क्या हुआ? लेकिन ओपा अपना दर्द छुपाते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मगर आंखों में उदासी साफ नजर आती है। लगता है वो किसी बड़ी मुश्किल को बच्ची से छुपा रहा है, ताकि वो परेशान ना हो। नीले आसमान के नीचे बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों पर सुनहरी धूप चमक रही है। हुआ में पत्ते अलिफाड़ रहे हैं और कोरियाई आवाज फंग फंग गूंज रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी नए सफर आ बड़े वाक़ये का आगाज हो रहा हो। ये मंजर बताता है कि कहानी अब एक नई दुनिया और नए शहर की तरफ बढ़ रही है। आसमान की तरफ एक बड़ा लोहे का हथौड़ा उठाया गया है। थांग की आवाज के साथ लगता है कि कोई चीज बनाई जा रही है। ये मेहनत, ताकत और एक नए ख्वाब की तामीर की अलामत है। कोई अपने हाथों से अपनी तकदीर बना रहा है। नीले लिबास में एक शख्स हथौड़ा पकड़े खड़ा है। इसका चेहरा आधा नजर आ रहा है। वो हैरत से कहता है, वाह। फिर वो एक खूबसूरत लकड़ी के घर के सामने खड़ा होकर सोचता है, मेरा ख्याल है अब ये काफी है ना? वो अपनी मेहनत का नतीजा देखकर खुश भी है और हैरान भी। इसने अपने हाथों से ये घर बनाया है। एक आंसू इसकी आंख से टपकता है और वो आहिस्ता से कहता है, आखिरकार। फिर वही शख्स जिसका नाम क्लास 9 आर्च मुझे एलिसन है, खुशी से रोने लगता है। इसके हाथ कांप रहे हैं और वो चीख कर कहता है, आखिर मेरा अपना रेस्टोरेंट बन गया। ये आम आंसू नहीं बल्कि 15 साल की मेहनत, कुर्बानी और इंतजार के बाद मिलने वाली कामयाबी के आंसू हैं। एक आर्च मिज ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर लिया। स्क्रीन सियाह हो जाती है और अल्फाज जाहिर होते हैं। 15 साल पहले। अब कहानी फ्लैशबैक में जाएगी, जहां हम देखेंगे कि एलिसन ने अपने रेस्टोरेंट के ख्वाब को पूरा करने के लिए 15 साल पहले किया कुर्बानियां दीं और इसका सफर कहां से शुरू हुआ। रात का वक्त था। मैं कुलिनरी साइंस हाई स्कूल से वापस घर जा रहा था, बिल्कुल रोज की तरह। आंखों में नींद थी और जिस्म बुरी तरह थका हुआ था। बेग कंधे पर लटकाए जमाई लेते हुए मैंने कहा, आवा, बहुत नींद आ रही है। दिन भर किचन में प्रैक्टिस करने के बाद अब सिर्फ बिस्तर याद आ रहा था। मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब था, एक बेहतरीन शेफ बनना। इसीलिए मैंने ऐसे हाई स्कूल में दाखिला लिया था जहां कुलिनरी आर्ट्स का शोबा था। इंदिरा वत मैंने सोचा आज थोड़ी देर अज्जा की प्रैक्टिस भी कर लूं, कल बेकिंग भी तो है। मैं खामोशी से सड़क पार कर रहा था और मेरे दिल में सिर्फ अपने ख्वाब थे। मैं सोच रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद एक मशहूर शेफ बनूंगा और फिर उम्र ढलने पर अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा। मरा खवोब बित बित लिना अंतजरूशनी नुमुदर व एक ट्रक की हेडलाइट्स की आवाज गूंजी और मेरी दुनिया जैसे एक लम्हे में रुक गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं सिर्फ अपने बेग का पट्टा पकड़े खड़ा रह गया। मेरी आंखों में सिर्फ हैरत थी। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, हाँ। ना मैं हल सका, ना कुछ सोच सका। वो लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा बनने वाला था। कच्चा लिफिक सिग्नल पर सब्ज बत्ती जल रही थी और पैदल चलने का निशान भी वाज़े था। लेकिन इसी लम्हे मेरे सारे ख्वाब टूट कर बखर गए। व ख्वाबु मरी ऐनी शायद खत्म व नवालित। शायद असल कहानी यहीं से शुरू होने वाली थी। मेरी आंख खिली। ओ मैम। जमीन टूटी हुई थी, हुआ में राख उड़ रही थी और जगह जगह छोटे छोटे अंगारे जल रहे थे। मेरा सिर और मिजुमी वइत। ये कोई अस्पताल नहीं था और ना ही मेरी दुनिया। आखिर ये कैसी जगह थी? मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। चारों तरफ देखा तो हर तरफ आग लगी हुई थी और इमारतें जलकर तबाह हो चुकी थीं। मैंने सर पकड़कर हैरत से कहा, ये क्या है? ये कौन सी जगह है? ये मंजर किसी जहन्नम से कम नहीं लग रहा था। मगर मैं यहां पहुंचा कैसे? फिर मेरी नजर आसमान पर गई। दिउल सरखरीना अबिर सराता। नीचे जादूगर और सिपाही तलवारें और जादुई दायरों के जरिए इस पर हमला कर रहे थे। मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में उनके पीछे खड़ा था। वी मज़ाक़ुन्नुता। मैं एक नई दुनिया में, एक खतरनाक जंग के दरमियान आ चुका था। मेरी आंखों में आग का अक्स झलक रहा था और चेहरे पर पसीना बह रहा था। एक आवाज सुनाई दी, ये जगह भी पुरसुकून नहीं है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में पीछे से किसी ने जोर से पुकारा, अरे, मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी और अब एक नई खतरनाक जिंदगी शुरू होने वाली थी। मैं अभी अपनी नई दुनिया को समझ ही रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा कॉलर पकड़ लिया। मेरा चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और पसीना छूट गया। एक आवाज आई, अरे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब सब खत्म हो गया। ये कौन है और मुझसे क्या चाहता है? वो एक आड़ पहने हुए आदमी था। इसने मेरा कंधा पकड़कर झंझोड़ा और गुस्से से बोला, खुद को संभालो। अगर इनखिला के दौरान गलती की तो रास्ते में ही मारे जाओगे। मैं अभी भी सदमे में था। ऐत व अबौलन। जी। किया।
चारों तरफ आग लगी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब इस आदमी ने मुझे छोड़ा तो मैंने देखा कि हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ 10-12 लोग और भी थे। सब ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और अपनी पीठ पर भारी सामान उठाए तबाह हाल सड़क पर चल रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ और थकन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा, हम आखिर कहाँ आ गए हैं? मैंने हैरत से पूछा, ये जगह कौन सी है? आद वाला आदमी मेरी तरफ गौर से देखने लगा, फिर बोला, क्या तुम कोई आउटसाइडर हो? तुम्हारा लिबास तो बहुत अजीब है। इसने बताया, ये लोवर्न एम्पायर के किनारे वाक़ई शहर ग्रेग है। रीड डरीगन्स ने हमला कर दिया है। सोचा नहीं था कि वो यहां तक पहुंच जाएंगे। मेरी स्कूल यूनिफॉर्म मुझे सबसे मुख्तलिफ बना रही थी। इसने मुझे शहर दिखाया और तरफ एबिरत बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी थीं और चर्च का मीनार भी टूट चुका था। आसमान धोनी से सियाह हो गया था। मैं हैरत से सिर्फ इतना कह सका, लोवर्न। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई एक दूसरी दुनिया में आ चुका हूं। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा। मैंने माथे पर हाथ रखा और सोचा, ये दुनिया राकेशों, जादू और ड्रैगन्स से भरी हुई है और यहाँ की सल्तनत उनसे जंग लड़ रही है। मेरे दिल से बेइख्तियार निकला, मैं तो सिर्फ एक तालिब इल्म था, अब इस दुनिया में कैसे जिंदा रहूंगा? सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। लेकिन फिर मुझे एक बात याद आई, इंसान हर हालत के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। मेरी आंखों में हिम्मत की चमक वापस आ गई। मैंने गहरी सांस ली और दिल में कहा, अगर अब यही मेरी दुनिया है तो मुझे इसके मुताबिक जीना भी सीखना होगा। मैंने खुद को संभाला और मुस्बत अंदाज में सोचना शुरू किया। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं तो ट्रक के हादसे में मरने वाला था, लेकिन मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है। आग के शोले सामने थे, मगर मेरे दिल में उम्मीद जाग चुकी थी। मैंने मुस्करा कर सोचा, शायद ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं। यहाँ न कॉलेज का दाखिला इम्तिहान है और ना ही लाजिमी फौजी सर्विस। फौजी सर्विस का ख्याल आते ही मेरे दिमाग में एक नई उम्मीद पैदा हुई। मैंने खुशी से कहा, बिल्कुल, अगर मैं इस दुनिया में हूं तो मुझे फौज में भी नहीं जाना पड़ेगा। तब मुझे पहली बार इस नई दुनिया का एक फायदा नजर आया। मेरी पुरानी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो चुकी थी और अब मेरी नई जिंदगी का असल सफर शुरू होने वाला था। सूरज गुरूब हो रहा था। दौर से डाक ऐ की आवाज सुनाई दी। एक घोड़ा तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। रईबिलंद एवज वुंज सबलूतूजिदी तमाम नजिनर। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत अहम ऐलान होने वाला है। एक चट्टान पर सूरज की रोशनी में एक घुड़सवार सिपाही खड़ा था। इसकी चादर हवा में लहरा रही थी। इसने अपनी तलवार बुलंद की और बुलंद आवाज में कहा, शहंशाह मुअज्जम का फरमान पहुंच चुका है। नीचे खड़े तमाम लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, खामोशी से इसकी तरफ देखने लगे। सब जानते थे कि अब कोई बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। दाढ़ी वाले कासिद ने शाही फरमान खोला और ऐलान किया, लोवर्न एम्पायर के लोगों, आज हमारे मुल्क की तकदीर दांव पर लगी हुई है। फिर इसने सबसे बुरी खबर सुनाई, किराए के फौजी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं और हमारे नाइट्स एक एक करके शिकस्त खा रहे हैं। ये सुनकर हर तरफ खामोशी छा गई। ये खबर सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। मेरे आसपास खड़े मर्द और औरतें एक दूसरे को मायूसी से देखने लगे। एक शख्स ने घबराते हुए कहा, अब उन ड्रैगन्स से बचकर भागने की कोई जगह बाकी नहीं रही। हमें एहसास हो गया कि अब फरार मुमकिन नहीं। फिर कासिद ने बुलंद आवाज में कहा, अब इस मुल्क की हिफाजत तुम सबको खुद करनी होगी। कुछ लोग फौरन जोश में आकर नारे लगाने लगे, बिल्कुल दुरुस्त, हम तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। जंग का माहौल बनता जा रहा था और आखिर में कासिद ने जोर से कहा, यह हमारे शहंशाह का हुक्म है। कासिद के चेहरे पर गुस्सा और जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। इसने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा, यह हमारे शहंशाह का हुक्म है। ये ऐसा हुक्म था जिसे इनकार मुमकिन नहीं था। अब हर शख्स को सल्तनत के लिए अपनी जान खतरे में डालनी थी। जबकि मैं खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा था, कासिद की तकरीर खत्म होते ही मजमा जोश से भर गया। मर्द और औरतें अपनी मुट्ठियां हुआ में बुलंद करके नारे लगाने लगे। हर चेहरे पर गुस्सा और लड़ने का जज्बा था, मगर मैं उन सब के दरमियान खौफजदा खड़ा था। उन नारों में मेरी आवाज शामिल नहीं थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक आम तालिब इल्म था। अचानक मेरे जहन में ऐलान की बातें गूंजने लगे। किराए की फौज नाकाम हो चुकी है, इसीलिए अब ड्रैगन्स के खिलाफ जंग के लिए आम लोगों को बुलाया जा रहा है। मैं हैरत से सिर्फ इतना कह सका, किया। अब मुझे समझ आ गया कि सल्तनत के पास और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। आखिरकार हकीकत मेरे सामने आ गई। सल्तनत ने जबरदस्ती फौज में भर्ती का कानून नाफिज कर दिया था। एक दफ्तर में बैठा क्लर्क रजिस्टर में नाम दर्ज कर रहा था। इसने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार आला दर्जे का नाइट टेम्पलर ऑर्डर का बड़ा अफसर है? मैं जिस फौजी जिंदगी से बचने के लिए खुश हो रहा था, वही किस्मत अब इस नई दुनिया में भी मेरा इंतजार कर रही थी। क्लर्क ने सर्द लहजे में ऐलान किया,
17 से 45 साल तक के तमाम मर्दों को टीम पिल्लर नाइट्स में भर्ती किया जाता है। मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा ये सुनता रह गया। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं और चेहरे पर पसीना आ गया। जब कलर को मालूम हुआ कि मेरा कोई बाअसर रिश्तेदार नहीं है तो इसने कहा, लगता है तुम्हारा कोई नहीं। इसी लम्हे मेरी किस्मत का फैसला हो गया और मैं भी फौज का हिस्सा बन गया। यूं मेरी भी फौज में भर्ती हो गई। मैं लकड़ी की बनी हुई सर्द बैरक में दाखिल हुआ। सिर्फ ईरान अंतिलता। अंदर कई नए भर्ती होने वाले खामोश बैठे थे, कुछ थकन से जमीन पर लेटे हुए थे। माहौल में खामोशी और मायूसी छाई हुई थी। मुझे एहसास हो गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। अगली सुबह हमें तरबियती मैदान में जमा किया गया। सुर्ख चादर पहने एक नाइट ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, तमाम कैडेट्स, शहंशाह के नाम पर 5 सेकंड तक पूरी ताकत से नारा लगाओ। सल्तनत का झंडा हुआ में लहरा रहा था और मेरी फौजी जिंदगी का पहला दिन शुरू हो चुका था। तमाम कैडेट्स जोर जोर से नारे लगा रहे थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और दिल में सिर्फ एक ख्याल आया, काश इस दिन टरक मुझे टुकर मार देता। मुझे लगा जैसे इस जंग और सख्त जिंदगी से मौत ज्यादा आसान थी। तरबियत के दौरान इंस्ट्रक्टर ने आवाज लगाई, कैडेट नंबर 32। मैं घबरा कर आगे बढ़ा। इसने मेरे रिकॉर्ड को देखा और कहा, तुम्हारी जादुई सलाहियत बहुत ज्यादा है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद तुम्हें मैजिक कोर में भेजा जाएगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। इंस्ट्रक्टर ने दोबारा बताया कि मेरी जादुई सलाहियत आम सिपाहियों से कहीं बेहतर है, इसलिए मुझे तलवार के बजाय मैजिक कोर में शामिल किया जाएगा। मैंने खामोशी से सर हिलाया। पहली बार दिल में उम्मीद पैदा हुई कि शायद किस्मत मेरे लिए कोई बेहतर रास्ता लेकर आई है। दोपहर के वक्त तमाम कैडेट्स खाने की कतार में खड़े थे। एक सख्त मिजाज बावर्ची सबके प्यालों में पुतली दाल डाल रहा था। जंग की तैयारी में यही सादा खाना हमारी ताकत का सहारा था। भूख इतनी ज्यादा थी कि किसी को शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने लकड़ी का प्याला हाथ में लिया और दिल में सोचा, अगर मैं एक ताकतवर आर्चमिज बन गया तो मुझे अगली सफ में तलवार लेकर लड़ना नहीं पड़ेगा। ये ख्याल मेरे लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गया। मैंने खाने का पहला नवाला लिया तो जायका इंतहाई खराब था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ पानी में उबले हुए आलू खा रहा हूं। मैंने बेइख्तियार मुंह बना लिया। एक तरफ आर्चमिज बनने के ख्वाब थे और दूसरी तरफ फौजी जिंदगी की सख्त हकीकत। मेस में सब लोग मजे से खाना खा रहे थे। किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा है ना? मैंने जैसे ही एक चम्मच मुंह में डाला, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। दिल में आया, क्या वाकई ये लोग इसे अच्छा खाना समझते हैं? क्या इस दुनिया के लोगों की जायका चखने की हिस्स ही खत्म हो चुकी है? फिर अचानक मेरे जहन में एक नया ख्याल आया। मेरे सामने एक मजबूत सिपाही बड़े मजे से वही बेजायका शोरबा पी रहा था। इसे देखते ही मेरे जहन में बिजली सी को न दी। मैंने सोचा, अगर मैं यहाँ अपना रेस्टोरेंट खोल दूं तो मेरा खाना जरूर बहुत मशहूर हो जाएगा। आखिर में कुलिनरी स्कूल का तालिब इल्म था और यहाँ के लोगों ने कभी असल जायका चखा ही नहीं था। तरबियती मैदान में नेज़ा हाथ में लिए खड़ा था, मगर इस बार मेरे चेहरे पर मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद थी। मैंने दिल में कहा, मेरा अधूरा ख्वाब अभी भी पूरा हो सकता है। ट्रक हादसे ने मेरी पुरानी जिंदगी खत्म कर दी थी, लेकिन इस नई दुनिया में शायद मैं अपना ख्वाब हकीकत बना सकता था। रात के वक्त हम जादू की मशक कर रहे थे। इंस्ट्रक्टर डरीगन्स के खिलाफ जादू सिखा रहा था, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी, बस 2 साल की सर्विस पूरी हो जाए, फिर मैं आज़ाद होकर अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। यही ख्याल मुझे हर मुश्किल बर्दाश्त करने की ताकत दे रहा था। हम सब सिपाही लंबे सफर पर मार्च कर रहे थे। कंधों पर सामान और हाथों में नेज़े थे। मैंने खुद को हौसला देते हुए सोचा, बस 2 साल, सिर्फ 2 साल बर्दाश्त करना है। मुझे यकीन था कि इसके बाद मेरी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। गुरूब आफताब के वक्त पूरी फौज जंगी तराने गाते हुए आगे बढ़ रही थी। सबके चेहरों पर अज़्म था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत मेरे लिए कोई और फैसला कर चुकी हो। आखिरकार वो हकीकत सामने आ गई जिसने मेरे सारे ख्वाब हिला दिए। दूसैल नबीली वोर इंदिरासैल फौजा खदमतरनित। मैं अंदर ही अंदर टूट गया। मेरा रिस्र, मेरा खवूब, सब अबदुरसैल दूर जाता अंदुरसैल जर जिन खत्मउत। एक नई सुबह के साथ मैं डायरेक्ट सिटी पहुंचा। शहर पहले सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था। आखिरकार मैं आज़ाद था और अब अपने ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया था। शहर से बाहर एक खूबसूरत लकड़ी की 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। एक नौजवान लड़की हैरत से इसे देख रही थी और सोच रही थी, क्या यहाँ वाकई कोई दुकान है? हाँ, यही वो जगह थी जिसके लिए मैंने 15 साल इंतजार किया था। आखिरकार मेरा अपना रेस्टोरेंट खिल चुका था। डायरेक्ट सिटी के बाहर एक पहाड़ी पर नया रेस्टोरेंट बना हुआ था। सफेद लिबास और सर पर बंधाना बांधे एक लड़की कंधे पर टोकरी लटकाए वहां पहुंची। इसने हैरत से इमारत को देखा और सोचा, इतनी सुनसान जगह पर यह इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट कब बना?
इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अचानक इसकी नज़र नीले लिबास में खड़े एक नौजवान पर पड़ी जो जार ओ कितार रो रहा था। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और चेहरा सुर्ख हो चुका था। लड़की घबरा गई और दिल में सोचने लगी कि शायद इस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। हालांकि ये आंसू 15 साल की जंग और जिदोजहद के बाद मिलने वाली खुशी के थे। नौजवान ने अपने आंसू पूंछने की कोशिश की मगर जज्बात पर काबू ना रख सका। लड़की को इस पर तरस आ गया और इसने आहिस्ता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? उन आंसुओं में 15 साल की फौजी जिंदगी, जंग, कुर्बानी और टूटे हुए ख्वाबों की पूरी दास्तान छपी हुई थी। नौजवान ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि आखिरकार मेरा अपना रेस्टोरेंट खिल गया है। 15 साल की फौजी खिदमत के बाद कुलिनरी स्कूल का वो तालिब इल्म अब एक ताकतवर आर्चमिज होने के साथ साथ अपने ख्वाब का मालिक भी बन चुका था। लड़की ने हैरत से पूछा, क्या आप ही इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं? नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मेरा नाम रेन है। इसी लम्हे उन दोनों की पहली मुलाकात हुई और रेन को अपने रेस्टोरेंट की पहली गाहक मिल गई। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से तारुफ किया। रेन ने कहा, अब से मिलकर खुशी हुई। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम एल है, आप मुझे एल कह सकते हैं। 15 साल की तन्हाई के बाद रेन की जिंदगी में एक नई दोस्ती का आगाज हुआ। एल ने रेस्टोरेंट के लकड़ी के बोर्ड को देखा जिस पर चाकू और कांटे की अलामत बनी हुई थी। वो मुस्करा कर बोली, लगता है आप अभी हाल ही में यहाँ आए हैं, मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। रेन ने हल्की मुस्कराहट के साथ जवाब दिया, जी हाँ, अभी कुछ ही अरसा हुआ है इसकी नई जिंदगी। अभी कुछ ही अरसा हुआ है इसकी नई जिंदगी का सफर अब शुरू हुआ था। रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए एल ने पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? रेन ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। 15 साल की जंग ने इससे बहुत कुछ छीना था मगर इसे एक सच्चा साथी भी दिया था। रेन ने रेस्टोरेंट की खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ अपने इस दोस्त के साथ रहता हूँ जो मुझे फौज में मिला था। 15 साल की जंग सिर्फ दुख और कुर्बानी की कहानी नहीं थी बल्कि वहीं इसे एक ऐसा दोस्त भी मिला जिस के साथ मिलकर वो अब अपने ख्वाबों के रेस्टोरेंट को कामयाब बनाने जा रहा था। सुबह की नर्म धूप खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी और सफेद पर्दा हुआ के साथ आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहा था। बिस्तर पर एल चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रही थी। सिर्फ इसके भूरे बाल नजर आ रहे थे। कमरे में खामोशी थी और इसकी हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता था वो शाम से पहले नहीं जागेगी। कुछ देर बाद एल की आंख खिली। इसने अचानक रेन की तरफ देखकर कहा, आपने बताया था कि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, है ना? फिर इसने फौरन पूछा, क्या आपके पास गोश्त खरीदने की कोई जगह है? वो दिल से रेन की मदद करना चाहती थी ताकि इसका रेस्टोरेंट कामयाब हो सके। रेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि शहर में कोई अच्छा कसाई तलाश करूं। इसे एहसास था कि एक कामयाब रेस्टोरेंट के लिए ताज़ा और मियारी गोश्त सबसे अहम चीज़ है। एल खुशी से बोली, वक्त बहुत अच्छा है, मेरे शौहर की अपनी कसाई की दुकान है। इसने रास्ता बताते हुए कहा, गांव के दाखिली रास्ते से बाईं तरफ मोड़ना, वहां नूल की कसाई की दुकान मिल जाएगी। ये सुनकर रेन खुश हो गया और बोला, बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूं। जैसे ही रेन जाने लगा, एल ने इसे रोक कर कहा, वैसे एक बात याद रखना, मेरे शौहर का मिजाज थोड़ा सख्त है, अगर वो ज्यादा गुस्से में लगे तो बस मेरा नाम ले देना। वो नहीं चाहती थी कि पहली मुलाकात में कोई गलत फहमी पैदा हो। रेन ने मुस्करा कर कहा, आप वाकई बहुत मेहरबान हैं। एल ने ना सिर्फ कसाई की दुकान का पता बताया बल्कि पहले ही अपने शौहर के मिजाज के बारे में भी खबरदार कर दिया। रेन ने एतमाद से कहा, फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। कसाई की दुकान की तरफ जाते हुए रेन को अपनी 15 साला फौजी जिंदगी याद आने लगी। सख्त तरबियत, जंगें और बेशुमार आजमाइशें इसे बहुत कुछ सिखा चुकी थीं। वो जानता था कि हर मुश्किल इंसान को मजबूत बनाती है। आखिरकार रेन नूल की दुकान पर पहुंच गया। सामने एक लंबी दाढ़ी वाला, मजबूत जिस्म का मालिक और चेहरे पर जख्म का निशान लिए एक सख्त मिजाज आदमी खड़ा था। इसकी तेज नजरें देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि वो वाकई गुस्से वाला शख्स है। एल ने जो बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। नूल को देखते ही रेन एक लम्हे के लिए घबरा गया। 15 साल फौज में गुजारने वाला ताकतवर आर्चमिज भी इसके रोबदार अंदाज को देखकर खामोश हो गया। अब उन असली इम्तिहानी शुरूअन व नवल्लता देखना यह था कि क्या रेन नूल को कायल करके अपने रेस्टोरेंट के लिए बेहतरीन गोश्त हासिल कर पाएगा। रेन हिम्मत करके नूल की कसाई की दुकान में दाखिल हुआ। घबराते हुए इसने कहा, मैं नए रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मुझे कुछ गोश्त खरीदना है। अचानक नूल ने जोर से काउंटर पर मुक्का मारा और सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हें गोश्त नहीं बेचूंगा। रेन हैरान रह गया और आहिस्ता से पूछा, आखिर क्यों? नूल ने गुस्से से मुट्ठी भीनुची और बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं गोश्त नहीं बेचूंगा। फिर इसने रेन को गौर से देखते हुए कहा, तुम भी किसी रेस्टोरेंट के मालिक हो?
मैं तुम जैसे बहुत लोगों को देख चुका हूँ। इसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो रेस्टोरेंट वालों पर बिल्कुल एतमाद नहीं करता था। नूल ने लटके हुए गोश्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोग सस्ता गोश्त खरीदते हो और ख़राब होने से पहले दुगनी कीमत पर बेच देते हो। माजी के तल्ख तजर्बात ने इसके दिल में रेस्टोरेंट वालों के लिए शदीद नफरत भर दी थी, इसीलिए वो रेन की बात सुनने को भी तैयार नहीं था। गुस्से में नूल ने कहा, तुम लोगों ने 3 साल तक मुझे धोखा दिया और मेरा फ़ायदा उठाया। रेन ने समझाने की कोशिश की, मैं ऐसा नहीं हूँ, मगर नूल के लिए हर नया रेस्टोरेंट वाला एक जैसा था, इसलिए इसने रेन की एक ना सुनी। नूल का गुस्सा मजीद बढ़ गया। इसने बुलंद आवाज में कहा, मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए कोई गोश्त नहीं है। रेन समझ गया कि सिर्फ बातों से इसका दिल नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसके जख्म अभी तक भरे नहीं थे। इसी वक्त एल तेजी से दुकान में दाखिल हुई। इससे पहले ही अंदाजा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। इसने नूल को सख्ती से डांटा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर इसने रेन का साथ देते हुए अपने शौहर को समझाया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। एल ने नूल से पूछा, रेन तो सिर्फ बैलेन का गोश्त खरीदने आया है, फिर तुम इस पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? नूल खामोश हो गया और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इसे एहसास होने लगा कि शायद इसने रेन के साथ ज्यादती की है। एल और नूल आपस में बहस कर रहे थे, जबकि रेन खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि गोश्त खरीदना तो जंग लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल में क्या करे। आखिरकार एल ने सख्त लहजे में नूल से कहा, अब खामोश रहूं और जल्दी से गोश्त ले आओ। नूल ने मजीद बहस नहीं की और खामोशी से गोश्त लाने चला गया। एल ने रेन से माजरत की और कहा कि नूल के माजी के तजर्बात ने इसे बहुत सख्त मिजाज बना दिया है। रेन आखिरकार अपने रेस्टोरेंट के लिए गोश्त हासिल करने में कामयाब हो गया। एल ने गहरी सांस लेते हुए रेन से माजरत की और नूल के गुस्से की असल वजह बताई। इसने कहा कि नूल एक ऐसे रेस्टोरेंट पर बहुत एतमाद करता था जिसका मालिक इसका साबिक साथी था, मगर इसी शख्स ने इसे धोखा दे दिया। इस वाकये के बाद नूल हर रेस्टोरेंट वाले से नफरत करने लगा। रेन ने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। रेन ने एल को गौर से देखा और पूछा, तुम भी ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं लगती, क्या तुम्हें भी जंग में जाना पड़ा था? एल ने आहिस्ता से जवाब दिया, गुज़श्ता 15 साल मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थे। मैंने भी बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त की हैं। दोनों एक दूसरे के दर्द को खामोशी से समझ रहे थे। एल अपनी बात मुकम्मल ही कर रही थी कि दरवाज़ा खुला और नूल हाथ में गोश्त का थैला लेकर अंदर आया। इसने मुख्तसर लहजे में कहा, ये रहा गोश्त। इसकी आमद से गुफ्तगू रुक गई, मगर अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। नूल ने गोश्त का थैला रेन के सामने रखा और कहा, अब अपनी महारत दिखाओ। रेन ने थैला खोला तो हैरान रह गया। नूल हंसकर बोला, क्या तुम्हें लगा था कि मैं फौरन तुम्हें बेहतरीन बैलेन गोश्त दे दूंगा? ये दरअसल रेन की सलाहियत आजमाने का पहला मरहला था। नूल ने कहा, बैलेन का गोश्त तो वैसे भी मज़ेदार होता है, लेकिन मैं अपना बेहतरीन गोश्त सिर्फ इसी रेस्टोरेंट को दूंगा जो वाकई अच्छा खाना बनाना जानता हो। इसने साफ अल्फाज में रेन को चैलेंज दिया कि पहले अपनी काबिलियत साबित करे। रेन ने गोश्त का थैला हाथ में लिया और दिल ही दिल में सोचा कि इसे बेहतरीन गोश्त की बजाय आम गोश्त दिया गया है। इसे फौरन समझ आ गया कि नूल जान बूझकर इसकी आजमाइश लेना चाहता है। अबुन असन असली मर्ती दीनू। नूल ने सख्त लहजे में कहा, इस गोश्त से ऐसा खाना बनाकर दिखाओ जो वाकई लजीज हो। इसकी नज़रें रेन पर जिमी हुई थीं। ये सिर्फ एक दरखास्त नहीं बल्कि एक खुला चैलेंज था, जिससे साबित होना था कि रेन वाकई एक काबिल शेफ है। नूल ने फखर से कहा, मेरा जायका बहुत आला है, इसलिए अच्छी तरह तैयारी करना। फिर इसने बुलंद आवाज में पूछा, सुन रहे हो ना? अब वो सिर्फ कसाई नहीं रहा था, बल्कि रेन के लिए सबसे सख्त और मुश्किल गाहक बन चुका था। रेन के चेहरे पर पसीना था, मगर इसकी आंखों में अज़्म भी दिखाई दे रहा था। नौलु मुसरत व अबौलन अरऔ। अब देखते हैं तुम इस गोश्त से कैसा खाना बनाते हो। 15 साल जंग में गुजारने वाला ताकतवर आर्च मिज अब एक नई जंग लड़ने जा रहा था, मगर इस बार हथियार तलवार आजादू नहीं, बल्कि इसकी पकवान बनाने की महारत थी। नूल ने गोश्त का थैला रेन की तरफ फेंका और दांत दिखाते हुए बोला, Let's see what kind of delicious dish you can whip up. रेन पसीना पोंछते हुए बेबसी से खड़ा था। मेज पर नूल बेहोश पड़ा था, क्योंकि एल ने अभी इसे तवा मारा था। नूल का मतलब साफ था, बातें नहीं, अब खाना बनाकर दिखाओ। रेन का असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। रेन ने घबरा कर पूछा, Wasn't that a bit too harsh? एल ने हाथ में तवा पकड़े ठंडी सांस ली और कहा, Don't worry, he's a tough nut. You can ignore what he just said. I didn't expect him to play tricks to this extent. एल को अपने शौहर की हरकत पर शर्मिंदगी थी। इसने रेन को तसल्ली दी कि नूल की बातों को दिल पर ना ले। एल की बात सुनकर रेन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, Oh, it's fine. I'll cook for you guys.
15 साल की फौजी जिंदगी और कुलिनरी हाई स्कूल की तरबियत ने इसे हर मुश्किल के लिए तैयार कर दिया था। इसने ये चैलेंज खुश दिल्ली से कबूल कर लिया। रेन ने एतमाद से कहा, Oh, it's fine. I'll cook for you guys. एल हैरत से बोली, वाट। इसकी आंखें फैल गईं। फिर रेन ने कहा, Please join me and Mr. Knoll for dinner at my restaurant in the evening. I'll have your food ready. एल को यकीन नहीं आ रहा था कि एक अजीम जादूगर वाकई खुद खाना बनाने वाला है। रेन दरवाजे पर खड़ा था और इसके हाथ में गोश्त का थैला था। वह मुसराती व अबौलन। I'll just give you some Bellerin meat. फिर एतमाद से कहा, This is enough. I'm sure I can make something delicious out of this meat. एल हैरत से इसे देखती रही। रेन के लहजे से लग रहा था कि वो इस मामूली गोश्त से भी बेहतरीन खाना तैयार कर देगा। रेन ने गोश्त का थैला मजबूती से पकड़ा हुआ था। अचानक इसके कदम रुक गए और थैला हल्का सा झोल गया। इसके मुंह से निकला, Wait. इसकी कुलिनरी तरबियत ने फौरन महसूस कर लिया कि इस गोश्त में कुछ अजीब है। क्या ये वाकई पकाने के काबिल भी है? एल के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इसने आहिस्ता से हकीकत बताई। That's the belly fat of a wooba, though. ये दरअसल वोबा जानवर की पेट की चर्बी थी, जिसे बदतरीन और मुश्किल तरीन गोश्त समझा जाता था। अच्छे से अच्छा शेफ भी इसे मज़ेदार बनाना आसान नहीं समझता। नूल ने जानबूझकर रेन को यही गोश्त दिया था ताकि वो नाकाम हो जाए, मगर रेन के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एतमाद था।